जी नमस्कार। नमस्कार। मैं इंदु मिश्रा अग्रसर में आज हस्ताक्षर में उपस्थित हुई हूँ, लाइव हूँ और प्रख्यात साहित्यकार, बिहार सरकार में संयुक्त सचिव पद से सेवानिवृत्त श्री ब्रज किशोर पाठक जी के साथ और अग्रसर के हस्ताक्षर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हमने पिछले सप्ताह में हस्ताक्षर नाम से एक नई श्रृंखला की शुरुआत की, जिसके माध्यम से समाज के विविध क्षेत्रों से अग्रणी व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों को आप तक पहुंचाया। हस्ताक्षर के दूसरे अंक के हमारे अतिथि, जैसा कि मैंने कहा कि प्रख्यात साहित्यकार और बिहार सरकार के संयुक्त सचिव पद से सेवानिवृत्त अधिकारी श्री ब्रज किशोर पाठक जी। श्री पाठक ने अवकाशोपरांत बिहार जीविका प्रोजेक्ट में 12 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। इसके अतिरिक्त साहित्य के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आपने 5 प्रबंध काव्य सहित कुल 33 पुस्तकों की रचना की है। आपके प्रबंध काव्यों में जल समाधि, मांडवी, अभिमन्यु, विदुर आदि कवि वाल्मीकि काफी चर्चित रहे। वहीं दूसरी ओर कविता संग्रह में मिलने पर बाकी बातें, अखर अक्षर हो जाए, गीत गंध, चलते चलते आदि प्रमुख हैं। आपकी कहानी संग्रह कोप भवन काफी लोकप्रिय रही है। इसके अतिरिक्त आपने मॉन्यूमेंट्स ऑफ बिहार का अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद किया, जिसकी काफी सराहनीय है। इसके अलावा आपके संपादन में आचार्य शिव बालक राय ग्रंथावली का 8 खंडों में प्रकाशन संभव हुआ। आपने ललित निबंध भी लिखे हैं, जिसमें मानस से मानसर, रामकथा के सप्त सोपान आदि काफी लोकप्रिय रहे हैं। आपका अग्रसर करना धन्यवाद इंदु जी। और लोगों को, जो लोग सुन रहे हैं, उनको भी मेरी शुभकामना। और आज इस अवसर पर मुझे याद करने के लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपके जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को, कि आपका साहित्य और लेखन की ओर रुझान कैसे हुआ। आपने अपने सेवा काल में कई जिम्मेदार पदों पर काम किया है, जहां चुनौतियां हमेशा मुंह बाय खड़ी रहती है। ऐसे में आपने साहित्य के साथ सामंजस्य कैसे स्थापित किया? पहली बात जो आपने कही कि जीवन के अनछुए पहलुओं का, तो मेरे जीवन का कोई भी पहलू अनछुआ नहीं है। बच्चन जी ने लिखा है, हम अपना जीवन अंकित कर फेंक चुके हैं राजमार्ग पर, पढ़ ले जिसका भी दिल चाहे, पथ पर आते जाते हम कब अपनी बात छिपाते हैं। हम अपनी बात कुछ तो वार्ता के माध्यम से कह देते हैं और कुछ लेखन के माध्यम से, जो कुछ हम लोग सीधे साधे शब्दों में नहीं कह पाते, उन्हें अपने लेखन के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने संलेखों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से कह देते हैं। इसलिए कोई चीज ऐसा नहीं है कि वैसे तो मैंने लिखा भी है कि व्यथा विखंडित गाथा मेरी, कुछ प्रत्यक्ष कुछ गोपन। कुछ प्रत्यक्ष रहता है, कुछ गोपन रहता है, व्यथा विखंडित। लेकिन ये सारी बातें जो मैंने कही व्यथा विखंडित, इसी में सारी बातें आ जाती हैं। तो जहां तक आपने यह पूछा कि समस्याएं, जीवन की समस्याओं के बीच रहते हुए आपने साहित्य सृजन किया और सेवा भी की, दोनों के बीच में तालमेल बिठाना पड़ता है। और वह सहज भाव से मुझे, अगर आपके दिमाग में शुद्धता है, कोई भी अन्य विचार नहीं है, गलत विचार नहीं है, सही विचार से आप काम करते हैं, तो आपको किसी भी कार्य को सुलझाने में दिक्कत नहीं होती है। बिहार प्रशासनिक सेवा वस्तुतः बहुत ही इस तरह की सेवा जहां पर आपको लॉ एंड ऑर्डर का भी कार्यभार देखना पड़ता है। इसके बाद विभिन्न तरह के राहत कार्य होते हैं, सहाय्य के कार्य होते हैं, उनसे भी पड़ता है। हमारे जो ऊपर के अधिकारी हैं उनके साथ भी करना पड़ता है। हम जिनके बीच में काम करते हैं, जिस पब्लिक के बीच में काम करते हैं, उनके साथ भी तारतम्य में बिठाना पड़ता है हमको। इसके अलावे हमें राजनेताओं से भी, जो हमारे ऊंचे पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी, सब किसी के साथ मिलजुल करके काम करना पड़ता है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है कि हमको ये करना है, हमको ये नहीं करना है, अगर यह क्लियर है,
तो सारी बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। कुछ दिनों तक लोगों को हो सकता है कि संशय हो इसमें कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, लेकिन एक बार लोग जान जाते हैं कि आप इस रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हैं, तो फिर लोगों को आपको कठिनाई नहीं होती है। और इसी तरह से जीवन में आती गई हैं बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन पर मैंने लिखा भी है। एक तिल का ताड़ मैंने, यह जो पुस्तक है मेरी चराइवेती, इसमें एक आलेख है मेरा तिल का ताड़। एक जगह हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ था, वह भी कम्युनल राइट का प्रॉब्लम था, और किस तरह से उस पूरी परिस्थिति को मैंने हैंडल किया वह उसमें उल्लिखित है। अगर आपका दिमाग सही है, आप कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, तो पब्लिक भी या उच्चाधिकारी भी आपकी बात को समझेंगे, समझते हैं और एप्रिशिएट भी करते हैं। उसी तरह से राहत के कार्य में भी मैं पटोरी में ही था, तो वहां पर भी मुझे समस्या आई थी। 2 बार हम लोगों ने राहत का गेहूं वितरित कर दिया था। तीसरी बार भी बांटने की बात आ रही थी, ऊपर से राजनेता लोग दबाव डाल रहे थे और था भी कि देना है, लेकिन यह जो था ना, वह बिहार फेमिन कोड जो है, बिहार अकाल संहिता है, उसके विरुद्ध ये होता। इसलिए मैंने राज्य सरकार को पत्र लिखा, और हमारे डीएम थे उस समय बहुत अच्छे, अनूप मुखर्जी, उन्होंने हमको अकेले में बुलाकर पूछा कि क्या पाठक तुमको क्या दिक्कत है। हमने कहा कि नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह बिहार अकाल संहिता का जो प्रोविजन है उसके विरुद्ध जाएगा, और लोगों को सिर्फ हम लोग पराश्रय नहीं बना दे, परासाइट नहीं बना दे कि हम सिर्फ आपको अनाज देंगे, आपको कोई काम नहीं करना है। उसके लिए दूसरे स्कीम्स हैं, हार्ड मैनुअल लेबर स्कीम उस समय चलता था, इसके बाद फूड फॉर वर्क चला। इस तरह के कार्य हम लोग चला सकते हैं। इस तरह की समस्याएं आती हैं और उनका आपको समाधान करना पड़ता है। एक बार ऐसा हुआ, मैं बता देता हूँ। 13 जनवरी 1994 को मैं उस समय दुमका में था, अनेक शाखाओं के प्रभार में था, इसके अलावे गोपनीय शाखा और नजारत शाखा के भी प्रभार में था। और उस दिन उपायुक्त हमारे जो थे अंजनी कुमार सिंह, जो बाद में बिहार के मुख्य सचिव भी हुए, बहुत सुलझे हुए पदाधिकारी थे, वो नहीं थे। और उस समय मोबाइल का चलन नहीं था कि कोई समस्या आए तो उस पर उनको तत्काल बता दीजिए। हुआ क्या कि एक बड़ी बस दुर्घटना हो गई, जिसमें कुल मिलाकर 43 लोगों की मृत्यु हुई। कुल 43 लोगों की। हुआ था क्या कि ब्राह्मी नदी है, काठीकुंड प्रखंड के अंतर्गत, दुमका जिला के काठीकुंड प्रखंड के अंतर्गत ब्राह्मी नदी, उस पर उस समय उसमें पानी नहीं था उस नदी में, और पुल का रेलिंग तोड़ करके बस नीचे गिर गई। करीब करीब 60 लोग थे, जिसमें 30-35 आदमी तो स्पॉट डेथ हो गया उनका। इसके बाद कुछ लोग घायल थे, लेकिन उनको लेकर के वहां के जो थाना प्रभारी थे, अशोक कुमार डालमिया उनका नाम था, मुझे याद है, बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर थे। तो उन्होंने मैं उनको इसलिए भी जानता था कि उसके पहले वे दुमका सदर में थाना प्रभारी रह चुके थे। तो उन्होंने, वे आए एक बार की, करीब करीब 4:45 4:30 4:45 बज रहा था, जाड़े का दिन, 13 जनवरी। आप समझ सकते हैं कितनी ठंडक उस समय बिहार में पड़ती है। गंगा सागर की तरफ जा रही थी वो बस, जा रही थी, उसमें तीर्थ यात्री लोग थे और लोकल ही थे। माने कोई जामा का रहने वाला था दुमका जिला के अंतर्गत, कोई रामगढ़ का रहने वाला था, कोई सरैयाहाट का रहने वाला था, और उसमें अनेक लोग मर गए। तो वहां गिरा, तो वहां पर उन्होंने जो भी उनका दायित्व था उसको बखूबी उन्होंने निभाया। वहां के चौकीदार थे, वहां के लोग थे, पब्लिक से सहयोग लेकर उन्होंने उन लोगों को, जो लोग मर गए थे, उन लोगों को ट्रैक्टर में लदवाया और हॉस्पिटल में भेजा। और उस समय टेलीफोन की वो सुविधा नहीं थी जो आज है। वायरलेस का था जमाना, लेकिन वायरलेस भी 24 घंटा खुला नहीं रहता था, इसलिए उनको दिक्कत हुई, और वे मोटरसाइकिल से सीधे जिला के उपायुक्त जो थे उनकी गोपनीय शाखा में, और गोपनीय शाखा में मैं बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा, आकर के हमको पहले तो सैल्यूट किया, इसके बाद उन्होंने कहा कि सर इस तरह की दुर्घटना हुई है। तो हमने कहा कि ठीक है। उस समय जो एसडीओ थी,
एस्किरो औरत थी, बड़ी कर्मठ महिला थी, लेकिन उस समय उसके पहले कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनके पांव पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, वे मूवमेंट करने की स्थिति में नहीं थी। तो वहां पर जो सेकंड अफसर थे जेपी लकड़ा, बहुत ही मृदु स्वभाव के व्यक्ति थे। मैंने उनको कहा कि आप, सेकंड अफसर थे वहां पर, मैंने कहा कि आप जाकर के जरा हॉस्पिटल में देखिए, वो लोग आ रहे हैं, कुछ लोग ट्रैक्टर पर आ रहे हैं, कुछ लोग जैसे भी है, जो लोग मृत हैं थाना प्रभारी ने व्यवस्था की है, वे लोग आ गए। इसके बाद उसको किस तरह से संभाला गया, इसको मैं अगले मैं पुस्तक लिख रहा हूं, चरैवेती भाग 2। उसमें समस्या और समाधान, प्रशासनिक सेवा में समस्याएं आती हैं, उनका किस तरह समाधान किया जाता है, उस तरह से हमने किया। और इसके बाद जब उपायुक्त आए तो उन्होंने कहा कि वेल डन मिस्टर पाठक, और दूसरी बात यह भी कि जो भी मैंने किया था उनके एब्सेंस में जो भी एक्शन लिए गए थे, इवन कि हमारे जो उच्चाधिकारी थे वे भी उसके पक्ष में नहीं थे कि इस तरह से हम लोग सहाय्य कार्य करें, लेकिन मैंने कहा, उन्होंने हमको भार दिया था कि मैं अगर नहीं रहूं, अगर जो उचित हो वह निर्णय ले लेते हैं, आई विल स्टैंड बाय इट। उन्होंने वो किया। तो इस तरह से समस्याएं आती रहती हैं सेवा में भी, और कई बार तो मुझे प्रिविलेज मोशन भी फेस करना पड़ा है, क्योंकि राजनेता लोग तो अपने ढंग के होते हैं ना, तो सब किसी के मन के मुताबिक वो चाहते हैं कि नियम के अनुरूप हो, नियम के विरुद्ध हो, उससे कोई मतलब उनको प्राय नहीं रहता। अधिकांश लोग तो समझदार रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातें नहीं समझते हैं। तो 2 बार मेरे अगेंस्ट में प्रिविलेज मोशन भी हुआ, लेकिन उसको भी मैंने फेस किया और आई केम आउट अनस्कैथ्ड, कोई उस पर हमको दाग नहीं लगा। तो इस तरह से समस्याएं आती हैं इस सेवा में और उनका समाधान भी होता है। तो यह तो उस बिहार प्रशासनिक सेवा में 31 साल, इसके बाद 12.5 साल लगभग जीविका में इस तरह के कार्य हमको करने पड़े हैं, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं हुआ है। तो शानदार 43 साल अपने जीवन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। जी 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 जी। और इसके साथ ही लेखन कार्य भी चलता रहा। लोग पूछते थे, मेरे अंजनी बाबू ही पूछते थे कि पाठक जी, आपको तो दिन भर कितने शाखाओं के प्रभार में रहते हैं, कुछ लिखते कब हैं, कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हमने कहा कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय भी मेरे दिमाग में कुछ अगर आ रहा है तो मैं उसे दिमाग में रख लेता हूँ, उसके बाद उसे मैं अंकित लिखता हूँ। तो लेखन भी कार्य चलता रहता है। इस तरह से अनेक पुस्तकें मैंने लिखी, कई पुरस्कार भी मुझे मिले हैं जो मेरे ये में है, बायोडाटा में आपने देखे ही होंगे, सब है। तो दूसरा, कहते हैं साहित्य समकालीन समाज का दर्पण होता है और इसमें भविष्य के आंदोलन की भी हैं। आप इसे संप्रेषण के माध्यम के तौर पर कैसे देखते हैं? नहीं, साहित्य तो हर समय में साहित्य जो है समाज का दर्पण होता ही है, और जो समाज में है वही साहित्य में आता है। तुलसीदास ने जो समाज अपने जमाने में देखा था, जो कुरीतियां देखी थी, उन सबों का भी विवरण उन्होंने अपने ये में रामचरितमानस में कलिकाल वर्णन में किया है कि क्या क्या होता है, क्या अनर्थ होते हैं, वो सब सारी बातें हैं। कैसे लोगों को, जो सही लोग हैं उन लोगों को कैसे कष्ट उठाना पड़ता है। और विशेष करके रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि अगर सच्चाई के मार्ग पर हैं तो आपकी परीक्षाएं होंगी, और परीक्षाओं पर में आपको खरा उतरना होता है। सीता को एक है कि राम के दिन, सीता के दिन बने बने जई हैं, राम के दिन वियोगले जई हैं। माने अब देखिए, राम इतने थे जिनको हम लोग मानते हैं कि हमारे अवतार थे, भगवान थे ही, उनमें इतनी क्षमता थी, लेकिन कहाँ उनको जीवन का जितने सुख हैं वो सब तो उनसे दूर रहे। लेकिन फिर भी हम लोग राम को आदर्श मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य के साथ अपना जीवन गुजारा। सीता एक बार नहीं 3 बार निर्वासिता हुई, और अंत में तो धरती में प्रवेश ही कर गई। तो इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कठिनाई होती है, और समाज में भी यही है, और साहित्य में भी यही होता है। हाँ,
दिनकर पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, दिनकर के बारे में मैं कुछ लीक से हटकर कुछ मैं बातें आपको कहना चाहता हूँ। एक बाल कवि बैरागी का नाम आपने सुना होगा। राजनेता भी थे, लेकिन राजनेता से बढ़कर वो साहित्यकार थे। मध्य प्रदेश में मनासा के रहने वाले थे। वे एक बार साहेबगंज गए थे, जहां पर मैं उस समय विद्यार्थी था। साहेबगंज गए थे तो उन्होंने हमें दिनकर जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। दिनकर जी का स्वर्गवास हुआ था 24 अप्रैल की रात्रि में 1974 में। 1973 में उनको पक्षाघात हुआ था। उस समय उनकी उम्र थी, हमको लगता है 63-64 उनकी उम्र थी। और 74 में तो उनका जो गए थे मद्रास से तिरुपति के दर्शन करने के लिए गए थे, तो वहीं पर उनको पक्षाघात हुआ। उसके पहले दिन भर वे कुछ लोगों को अपनी रश्मि रथी का वह अंश सुना रहे थे जो यह मेरा स्वरूप विकराल देख, हित वचन नहीं तुमने माना, मेरा स्वरूप नहीं पहचाना। इस तरह से जो है ना, उसमें भगवान का जो विराट रूप है वह उन्होंने वहां पर सुनाया था लोगों को, और बहुत पसंद भी आया था। लेकिन रात में उनको पक्षाघात हुआ। उनका व्यक्तिगत जीवन साहित्य में चाहे जितना भी वे उनका ऊंचा नाम रहा हो, लेकिन व्यक्तिगत जीवन जो था, पारिवारिक जीवन था, बड़ा कष्टकर था। इसलिए उन्हें रात में पक्षाघात हुआ और दूसरे दिन उनका स्वर्गवास हो गया। तो उनके मरने के बाद 74 में उनका डेथ हुआ था, 24 अप्रैल की रात में, और 25 को उनका जो उनका शव जो था वह पटना आया और वहां पर उनका संस्कार वगैरह हुआ। इसके साल भर बाद माने 75 में बाल कवि बैरागी साहेबगंज आए थे। उन्होंने हम लोगों को उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई, और उन पर उनकी लिखी हुई एक कविता है, वह भी मैं आपके सामने हम पढ़ूंगा, वह मेरे पास है। तो उन्होंने बताया था यही कि दिनकर जी के बारे में उन्होंने यही कहा था कि दिनकर जी दर्शनीय थे, दिनकर जी पठनीय थे, दिनकर जी श्रवणीय थे। माने दिनकर ऐसे व्यक्ति थे जो देखने में अतिशय सुंदर, अतिशय जो पुरुष के रूप में जो होता है, हम लोगों ने तो उनको देखा भी है, उनके सामने हमारी बातचीत भी हुई है। 1972 में वो गए भी थे साहेबगंज, जब मैं वहां पर विद्यार्थी था तो वहां गए भी थे। तो सचमुच दर्शनीय व्यक्तित्व था उनका। और इसके बाद श्रवणीय थे, उनका भाषण भी मैंने सुना है। उनकी कविता थी नील कुसुम, वह उन्होंने साहेबगंज के नंदन भवन में हम लोगों को सुनाई थी। स्पेल बाउंड माने मंत्र मुग्ध होकर के लड़कों ने सुना था, सभी लोगों ने, जितने भी शिक्षक थे और ये थे, सब लोगों ने सुना था। और साहित्य के विद्यार्थी के रूप में मैंने उनकी अनेक पुस्तकें, जैसे कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है, संस्कृति के 4 अध्याय है, और आपका उर्वशी है, ये सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी है। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि मैं सारी पुस्तकों को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन मैंने पढ़ा है। तो इसलिए उनकी बाल कवि बैरागी जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि वे निश्चय रूप से दर्शनीय थे, श्रवणीय थे और पठनीय भी थे। और एक उन्होंने और संस्मरण बताया था कि एक बार वो गए थे मनासा, और उनको बैरागी जी दद्दा कहते थे, उनकी पत्नी भी उनको दद्दा कहती थी। तो उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी से कहा कि बेटी तुम हमको भरपेट खाना खिलाओ। तो बोले कि दद्दा आप क्या खाना पसंद करते हैं? बोले कि हम तो, हमारे लिए अगर खिला सकती हो तो मुझे चावल, भात, दाल, अरहर की दाल और आलू का भरता, आलू का चोखा। यह उन्होंने कहा था। आलू का चोखा ऐसा रहे जिसमें जो हरी मिर्च है वह दूर से दिखाई पड़े, और इसके साथ वहां जो दाल हो, अरहर की दाल हो, उसमें घी का एक लोंदा रहे, घी। यह बिहार की, उन्होंने कहा था कि देखो मैं बिहार का और उसमें भी मिथिला का रहने वाला हूँ, और तुम। इसके बाद उनके पास चावल लेकर के गई
दिया उन्होंने थाली में थोड़ा सा चावल, सोचे कि ऐसे भी जानती थी कि इनको डायबिटीज है और भी रोग हैं, तो इसलिए कम ही लाए। तो उन्होंने कहा कि क्या लाई हो बेटी? तो उन्होंने कहा कि आपने कहा चावल दाल लाने के लिए, तो वही मैं लाई हूँ। तो चावल दाल, इतना चावल दाल है? तुम दिनकर को देख रही हो, 6 फीट का मेरा वजन है, इतना भारी ये है शरीर है, और मैं मिथिला का रहने वाला हूँ, बिहार में मिथिला का, और तुम इतना कम ला रही हो, तो कैसे होगा? तो हाथ का एक पहाड़ खड़ा करो थाली में, और उस पर एक अलग कटोरे में पूरा अरहर की दाल, और इसके बाद ये लाओ, घी भी लाओ, तो मैं खाऊंगा। यह उनकी भोजन प्रियता थी। और उन्होंने कहा था, बाल कवि बैरागी ने कहा था कि मिठाई में जिलेबी बहुत पसंद करते थे। उन्होंने कहा था कि अगर मेरा बस चले तो मैं जिलेबी को राष्ट्रीय मिठाई घोषित कर दूं, और हर तरह से मना कर दूं कि घी के अलावे, जो शुद्ध घी है, उसके अलावे किसी अन्य चीज में जिलेबी नहीं बनाई जाए। यह उनकी भोजन के, यह बताता है कि वह कितने, उनकी रुचि कितनी ग्रामीण और कितने सहज व्यक्ति थे। यह हुआ। और इसके बाद उन्होंने दिनकर पर जो कविता लिखी थी, वह मेरे पास अभी है। वह जब मैं बेगूसराय में था, तो वहां हर वर्ष दिनकर जयंती मनाई जाती थी, और उसका एक तरह से प्रशासन की तरफ से देखभाल मैं ही करता था। तो वहां पर एक स्मारिका छपती थी। उस स्मारिका में 2002 में जो स्मारिका छपी थी, उसमें मैंने वह कविता दे दी थी। और अभी मेरे पास वो कविता नहीं थी, तो अभी मैंने बेगूसराय से मंगाई वह कविता मेरे पास है। अभी मैं आपको सुनाता हूँ। इसको पढ़ने पर, इसको सुनने पर आप लोगों को, या जो जितने भी श्रोता हैं, उनको यह पता चल जाएगा कि वास्तव में दिनकर क्या थे, और दिनकर के बारे में बाल कवि बैरागी की क्या भावना थी, कितना आदर सत्कार था। और मैं 100% उन विचारों से सहमत हूं। यह है इसका दिनकर के प्रति वंशज का वक्तव्य। वंशज का वक्तव्य यह है कि हम लोगों को साहित्य की एक वंश परंपरा होती है। जैसे कि वाल्मीकि हुए, वाल्मीकि की वंश परंपरा में आपके तुलसीदास भी आएंगे, कबीरदास भी आएंगे, और दिनकर भी आएंगे, और बाल कवि बैरागी भी आएंगे। और अगर हम लोग अपने को माने तो हम लोग भी उस वंश परंपरा में आएंगे। तो वंशज का वक्तव्य में उन्होंने जो लिखा है वह अद्भुत है। हमको नहीं लगता है कि आप लोगों ने पढ़ी होगी, वह कविता पढ़ी होगी। मैं आपको सुनाता हूँ। अब थोड़ी लंबी कविता है, लेकिन इतनी भावपूर्ण कविता है, सुनाता हूँ। क्या कहा कि दिनकर डूब गया दक्षिण के दूर दिशांचल में, क्या कहा कि गंगा समा गई रामेश्वर के तीर्थ जल में। आप समझ रही हैं कि चूंकि ये उत्तर के रहने वाले थे, और उनका अंत हुआ था तिरुपति में, आपने बताया। हाँ, वहीं के आसपास हुआ था। तो दिनकर डूब गया दक्षिण के दूर दिशांचल में, क्या कहा कि गंगा समा गई रामेश्वर के तीर्थ जल में, क्या कहा कि नगमत नमित हुआ तिरुपति के घनी पहाड़ों पर, क्या कहा कि उत्तर ठिठक गया दक्षिण के ढोल नगाड़ों पर। इसके बाद उनके व्यक्तित्व का क्या वर्णन है। वह दिव्य भाल उन्नत ललाट दीप्ता था जिस पर सूर्य बिंदु, वह धवल वेश, वह स्कंध वस्त्र लिपटा था जिसमें अमल इंद्र, वे रक्त रचे जलते लोचन, वह भैरव स्वर, वह महाघूस, वे प्रबल प्रकंपित पुष्ट ओष्ठ, वह अपनी वय का मुखर रोष, वह धधक धक धधक सा पदाघात, वह धधक धधक सा पदाघात, वह दिग दिगंत का सिंहनाद, वह लावे का जीवित प्रमाण, वह पौरुष का संपूर्ण स्वाद, सुग्रीव शीश, वे वृषभ स्कंध, वह चट्टानों का वक्ष प्रांत, वह चलता फिरता हवन कुंड, वह हिंदी का अद्भुत निशांत, वह आर्य रक्त का युद्ध गीत, वह आर्य रक्त का युद्ध गीत, वह बड़वा नल का छंद पूत, वह दावा नल का रूपांतर, वह महामन्यु का रक्तदूत, वह तप्त रुधिर का भाग्य लेख, वह बहनी वलय पावक प्रपात, वह नीलकंठ का आप्तरोष, वह पुण्य प्रलय का चक्रवात, वह रण मंत्रों का जन्म लग्न, वह प्रगति काल का शिलान्यास, वह आह्वानों का महाकाव्य, वह रवि शशि दोनों का प्रकाश, निर्धूम अनल का मणिकिरीट,
वह परशुराम का कटुकुठार। देखिए इसमें जितने भी हैं, जो दिनकर के की लिखी जितनी किताबें हैं, जितनी पुस्तकें हैं, जिन रेफरेंस, जिन संदर्भों के माध्यम से उन्होंने अपनी अपनी रचनाएं की हैं, उन सबको इसमें समेट लिया गया है। निर्धूप अनलसा मणिकुरुट, वह परशुराम का कुटकुठार, वह संकल्पों का युग चारण, वह मसीमय असिका रक्त ज्वार, आजान बाह, वह काल पुरुष, वह कामिनियों का कंठहार, वह उर्वशियों का स्वप्न देव, वह ऋतुमतियों का ऋतु संहार, पर्याय पुरुष, वह शोणित का, वह इस शताब्दी का स्पष्ट भाष्य। इस शताब्दी मतलब 20वीं शताब्दी, अब तो हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं, लेकिन वह पुरानी शताब्दी का वो कहते हैं। वह कुरुक्षेत्र का काव्य कमल, यह यौवन का उर्जित उपास्य, वह वासुदेव इस आंगन का, वह पूर्व घोष सूर्योदय का, वह पूर्व घोष पूर्वोदय का 49 पौन का अनुगायक, वह रश्मिरथी सूर्योदय का, वह राजनीति का कुश अंकुश, वह अघट अनय का रिपुशेष, राजीव नयन, वह करुणाकर, वह संस्कृतियों का अर्थ श्लेष, वह मुंद गया अपनी आंखें, क्या कहते हो वह चला गया, अधघायल माता हिंदी को, वह बांध हिचकियां रुला गया। विश्वास नहीं होता मुझको, लगता है सब कुछ है असत्य, प्रतिवाद करो ऋण मानूंगा, यह है सत्य, यह नहीं सत्य, मरता है केवल मरते मनुष्य, वह अमर कहां मर सकता है, आजीवन जिसने नए गाया, क्या वह भी छल कर सकता है, जिसने जिंदगी भर न्याय के पक्ष में गीत गाया, वह छल नहीं न करेगा। कल ही तो उसका काव्य पाठ सुनता था, सागर शांत पड़ा, तिरुपति का नाद सुना मैंने, हो गया मुग्ध रह गया खड़ा, वह मृत्यु याचना तिरुपति से अपने श्रोता से कर बैठा, वह मृत्यु याचना तिरुपति में अपने श्रोता से कर बैठा, और वहीं कहीं हो समाधि, क्या कहते हो वह मर बैठा, यदि यही मिलेगा देवों से उत्कृष्ट, यदि वही मिलेगा देवों से उत्कृष्ट काव्य का पुरस्कार, तो कौन करेगा धरती पर ऐसे देवों को नमस्कार। यह वेदना है बाल कवि बैरागी की, कि उन्होंने मृत्यु की कामना तो की, लेकिन भगवान ने मृत्यु दे भी दी। उन्होंने मांगी थी कि मैं परिवार के संकटों से, और जो ये आते थे, व्यवधान आते थे, जो बड़े होते थे, उनसे बहुत तंग आ गए थे, और उन्होंने अपनी नतिनी से कहा भी था, कहाँ जा रहे हो नाना, तो उन्होंने कहा कि जा रहा हूं भगवान से मृत्यु मांगने के लिए। छोटी बच्ची थी उनकी। तो यदि यही मिलेगा देवों से उत्कृष्ट काव्य का पुरस्कार, तो कौन करेगा धरती पर ऐसे देवों को नमस्कार। कितना अच्छा होता दादा, यह पारिश्रमिक नहीं लेते, उस निर्मम श्रोता के आगे मुझसे कविता पढ़वा देते। बाल कवि बैरागी कहते हैं, अगर यही होता मैं मर जाता, तुम करते रहते संचालन, मैं कविताएं पढ़ता रहता, बारी न तुम्हारी आ पाती, उद्दंड सतत लड़ता रहता, पर पता नहीं तुम क्यों कैसे मानस पुत्रों को टाल गए। मैं आपका मानस पुत्र था और आपने मुझे टाल दिया, मुझे भूल गए। इस बौनी गूंगी पीढ़ी पर पानी का बोझा डाल गए। आप लोगों ने तो बाल कवि बैरागी को नहीं देखा था, देखा होगा, मैंने देखा है। आपने देखा होगा, लेकिन उनके बारे में काफी सुन रखा है। हाँ, सुन रखा है जी। उनकी हाइट मुझसे भी कम थी, मैंने हम समझते हैं कि 5 फीट 1 इंच 2 इंच से अधिक नहीं थी। तो यह उन्होंने जो कहा है कि, और दिनकर की हाइट 6 फीट और इतना विशाल शरीर। हाँ, इस बौनी गूंगी पीढ़ी पर पानी का बोझा डाल गए, हम कंधा तुमको दे न सके, हम श्राद्ध तुम्हारा कर न सके, जो शून्य बनाया है तुमने, हम तिल भर उसको भर न सके, पर संभव हो तो, अंत में वो बताते हैं, अपनी बात कहते हैं, पर संभव हो तो सुना आज, यह इस पीढ़ी की वाणी है, संस्कार तुम्हारा बोल रहा यह गिरा अमर कल्याणी है वचन समूची पीढ़ी का, हम तुम्हें नहीं मरने देंगे। देखिए कितना बड़ा वचन देते हैं, है वचन समूची पीढ़ी का, हम तुम्हें नहीं मरने देंगे, इस आंगन में तुमको तांडव हम कभी नहीं करने देंगे, तुम नहीं मरे हो निर्वंशी, माने साहित्य का वंश, साहित्य के अर्थ में तुम निर्वंशी नहीं हो, तुम्हारे हम लोग पुत्र हैं, तुम्हारे पुत्र पोते हम लोग हैं, तुम नहीं मरे हो निर्वंशी, मैं साबित करने आया हूं, बेशक अनाथ हूं, माने आप
पिता तुल्य थे तो आप चले गए तो मैं अनाथ ही हो गया, बेशक अनाथ तुम आज भले तो भी दिनकर का जाया हूँ, जाया है मैंने उनका पैदा किया हुआ हूँ। हे तीन लोग 14 भुवन, कर्तव्य सुनो इस वंशज का, दायित्व निभाऊंगा पूरा मैं दिनकर जैसे पूर्वज का। आश्वस्त रहो हे पूज्य जनों, हे पूज्य जनक, आश्वस्त रहो हे पूज्य जनक, वाणी में अंश तुम्हारा है। कुल गोत्र भले ही कुछ भी हो, पर सारा वंश तुम्हारा है। यह उनकी कविता थी। और जब ये इस कविता को सुना रहे थे, मैं तो कविता पढ़ रहा हूँ, उनकी लिखी हुई जो है उसे देखकर पढ़ रहा हूँ, लेकिन पूरी कविता उन्हें कंठस्थ थी। यह थी पुराने लोग जिनका भी अपनी कोई अपने उसका लिखा हुआ नहीं पढ़ते थे, सीधे पढ़ते जाते थे, और पूरी जो भी उन्होंने लिखा था सब उनको याद था। यह उनकी विशेषता। तो ये तो सारी बातें हुई। और इसके बाद यह बात सही है कि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, वहीं पर उनका स्वच्छंदतावाद से शुरू हुआ। लेकिन जो आजादी के बाद धीरे 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 उनका मोह भंग हुआ था, और खास करके मोह भंग तब हुआ जब चीन की चढ़ाई हुई, और चीन की चढ़ाई में भारत की पराजय एक तरह से हुई थी। पराजय जिन कारणों से हुई थी, इस पर उन्होंने एक परशुराम की प्रतीक्षा पुस्तक लिखी है जी। उसमें उन्होंने लिखा है, बाहर से जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है, यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है, भारत अपने ही घर में हार गया है। जी जी, भारत अपने घर में ही हार गया है। और फिर उसमें लिखा है, तलवार गलाकर तकली जो गढ़ते हैं। देखिए, गांधी जी पर भी व्यंग उन्होंने किया था कि तलवार गलाकर, मैंने आपको अपने अस्त्र शस्त्र को ठीक रखना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। और फिर इसके बाद उनकी एक कविता निकली थी आर्यावर्त में। उस समय आर्यावर्त बिहार की बहुत अच्छा समाचार पत्र माना जाता था। उसमें उनकी कविता निकली थी, एक छोटी सी कविता थी जी। कुछ अंश मुझे उसके याद हैं। महावीर बलवान देश की शान हमारे घायल होकर आए हैं, कहते हैं ये धूप दीप अक्षत क्यों लाए हो, है हमें कामना नहीं सुजस विस्तार की, दीप मालिकाओं की जय जयकार की, तिलक लगा मत और हृदय में हुक दो, दे सकते हो तो गोली बंदूक दो। आप समझ रहे हैं इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारे सैनिक लड़ रहे थे, उन्हें भरपूर गोली बंदूक भी नहीं दी जाती थी, नहीं थी, जिसके चलते पराजय का कुछ कारण था। या उन्होंने संकेतों में बताया है इसको। और परशुराम की प्रतीक्षा में तो उन्होंने खुलेआम इस तरह से ये किया है, एक ऐसे परशुराम की उन्होंने का आवाहन किया है कि तुम आओ और जो भी यहाँ पर अनर्थ है उसको मिटाओ। और जो दूसरा है, जो सौंदर्य पक्ष जो है, उसमें मैं कुछ आपको बता देता हूँ, कुछ सुनाता हूँ। उन्होंने उर्वशी लिखा, उर्वशी जो महाकाव्य है वो उन्होंने लिखा। उसमें एक तो है कि जो पुरूरवा है वह कहता है, यह शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के दीपित समुन्नत भाल मुझ में, सूर्य से दीपित समुन्नत भाल मेरे प्राण में का सागर अगम उत्ताल उच्छल है, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है, अंधतम के भाल पर दीपक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ, मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। लोग कहते हैं यह कविता जो है, यह जो अंश है वह स्वयं उन पर है, लेकिन फिर वो कहते हैं पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता,
शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। फिर कहते हैं, मैं तुम्हारे बाण का बीधा हुआ खग वक्ष पर धर शीश मरना चाहता हूं, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, वह प्राण के सर में उतरना चाहता हूं। उन्होंने एक और कविता लिखी थी कि प्रातः काल कमल भेजा था, शुचि हिमधौत सब उज्ज्वल, और सांझ को भेज रहा हूं लाल लाल ये पाटल, दिन भर प्रेम जलसा रहता निर्मल शुभ्र असंग, पर धरने लगता होते ही सांझ गुलाबी रंग। यह उन्होंने अपने विषय में लिखा था। फिर उर्वशी इसका जवाब देती है, जो कि उर्वशी जो है सनातन नारी है, सनातन नारी है। इन्होंने पुरुरवा के रूप में सनातन पुरुष की भावना व्यक्त की है, और फिर उर्वशी के माध्यम से उन्होंने कहा है कि ओ शून्य पवन में मुझे देख चुंबन अर्पित करने वालों, संपूर्ण निशा मेरी छवि का उन निद्र ध्यान धरने वालों, मैं देश काल से परे चिरंतन नारी हूं, मैं आत्मतंत्र गौरव की नित्य नवीन प्रभा, रूपसी अमर मैं चिर युवती सुकुमारी हूं, तुम त्रिभुवन में अथवा त्रिकाल में जहां कहीं भी हो अंतर में धैर्य धरो, सरिता समुद्र गिरिवन मेरे व्यवधान नहीं, मैं भूत भविष्यत वर्तमान की कृत्रिम बाधा से विमुक्त, मैं विश्व प्रिया तुम पंथ जो होते रहो, किसी दिन अर्धरात्रि में आऊंगी। इस तरह से उन्होंने कहा है। फिर कहा है कि वो मेरे प्यारे त्रिषित शांत अंतःसर में मस्जिद करके हर लूंगी मन की तृषा शांत अंतःसर में मस्जिद करके, रसमयी मेघ माला बनकर मैं तुम्हें घेर छा जाऊंगी, फूलों की छाह तले तुझको अधरों की सुधा पिलाऊंगी। यह है माने उर्वशी माना जाता है कि सौंदर्य का, और सौंदर्य का उन्होंने जो किया है उदात्तीकरण किया है। सौंदर्य सिर्फ इसके लिए नहीं है कि ये है सौंदर्य है, सौंदर्य के माध्यम से मुक्ति का भी उन्होंने दिया है। तो ये तो है दिनकर की बातें। और कुछ जो पूछना है सो पूछिए, बताएंगे जो होगा सो। दिनकर के प्रथम 3 काव्य संग्रह रेणुका, हुंकर और रसवंती में व्यक्तिपरक और सौंदर्य की जिज्ञासा के साथ सामाजिक चेतना का बड़ी संजीदगी से उदाहरण पेश किया गया है। वहीं दूसरी ओर कुरुक्षेत्र और रसबिरथी में युद्ध और शांति का के विशद गंभीर और महत्वपूर्ण विचार कवि ने प्रकट किए हैं। आप एक साहित्यकार होने के नाते इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बात सही है। रेणुका में सिर्फ सौंदर्य ही नहीं है, रेणुका में तो और भी कविताएं हैं जो राष्ट्र प्रेम से भी संबंधित हैं। और रसवंती में भी उनकी एक कविता है मानवती, जीवन के दिन 4 अवधि उस पर भी अल्प जवानी की, उस पर भी कितनी छोटी होती निसी प्रणय कहानी की, हम दोनों की प्रथम रात यह आज करो मत मान प्रिय, मिट न सकी कसक अगर यदि यूं ही हुआ बिहान सखी। तो इस तरह की बातें हैं। और कुरुक्षेत्र में तो उन्होंने कहा है कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो। और उसमें व्यास का जो वचन है, 13 वर्ष किसी भी भू पर शांति रहेगी छाई, फिर होगा संग्राम किसी दिन, फिर होगा संग्राम धरा पर होगी कठिन लड़ाई, यह था वचन सिद्ध दृष्टा का नहीं निरीठ अटकल थी, व्यास जानते कि धरती जा रही किधर पल पल थी, सब थे सुखी यज्ञ से केवल मुनि का हृदय विकल था, वही जानते थे कि यज्ञ से निकला कौन अनल था। तो इस तरह से कुरुक्षेत्र में उन्होंने 7 अध्याय में कुरुक्षेत्र है, तो पूरी मानवता के समक्ष जो समस्याएं हैं, खास करके युद्ध की और शांति की जो समस्या है, वह दोनों माने यह नहीं है कि सिर्फ शांति ही शांति चाहिए। शांति चाहिए तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास ग्रल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। इसलिए आदमी को
इतना सक्षम जरूर होना चाहिए कि वह अपनी रक्षा कर सके। जी। अमरीश मिश्र जी लिख रहे हैं कि दिनकर जी स्वतंत्रता संग्राम में साहित्यिक अवदान को विसरा नहीं जा सकता, उनके काव्य का यह भी एक सौंदर्य पक्ष है। हाँ, उन्होंने लिखा ही है। वो जी। देखिए, उन्होंने हिमालय कविता जो लिखी थी, यह कविता भी उन्होंने भागलपुर में लिखी थी। भागलपुर गए थे और हिमालय पर कोई कविता सुनानी थी उनको। तो जहां पर रुके हुए थे वहां पर उन्हें उपयुक्त जगह, छोटा सा खाट था उनका, उनकी काया तो बड़ी लंबी चौड़ी थी और मच्छर भी काट रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अब रात कैसे गुजारें। तो उन्होंने मेरे नगपति मेरे विशाल, इस तरह से उन्होंने लिखा था। उसी में उन्होंने लिखा था, रे रुक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। तो इस तरह से उन्होंने यह किया था। इसके बाद लेकिन उनके सामने तो परिवार की समस्या थी, उन्हें नौकरी करनी थी और सरकारी सेवा में थे, वहां पर भी कविताएं लिखते थे। तो एक बार उनकी पेशी हुई कलेक्टर के सामने कि आप कविताएं लिखते हैं, सरकार शासन के विरुद्ध लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शासन के विरुद्ध नहीं लिखता हूं, मैं देश के पक्ष में लिखता हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, होशियार रहिएगा, लेकिन कवि जो हृदय से संचालित होता है वह कब तक किसी नियंत्रण में रह सकता है। नहीं, वो लिखता ही है, वो लिखते आए थे। उनकी चर्चा तो मेरे पिताजी से उनकी काफी मुलाकातें हुई। तो वो अच्छा, उनके कौन थे आपके पिताजी? कौन थे? आचार्य लक्ष्मीकांत मिश्र। अच्छा, मुंगेर। जी। मुंगेर के ना? जी जी। हाँ, ठीक है। उन्होंने उनका साक्षात्कार भी किया था आर्यावर्त में, हाँ वो लिखते थे। जी, और हाँ थे ही। हाँ, जी। और मैं बता दूं कि मेरे जो फादर इन लॉ थे, ससुर जी थे, भोलानाथ तिवारी, साहेबगंज से थे। उन लोगों के, आपके जो जिनको आप बता रही हैं लक्ष्मीकांत मिश्र, उनसे काफी नजदीकी थी उनकी, क्योंकि एक ही क्षेत्र के मुंगेर के थे, वो साहेबगंज के थे, तो उन लोगों में नजदीकी थी। हाँ। तो वो उनकी छवि के बारे में, उनके अंदर जो एक उन्होंने कई बातें साझा भी किया। उनकी एक पुस्तक है यादों का आईना, उसमें उनका लिखा हुआ भी है कि किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने गट्ठर बांध के और खुद से वो छापते थे अखबार को और घर घर पहुंचाते थे। ये सब सारी चर्चाएं। हाँ, उस समय के पत्रकार इसी तरह समर्पित हुआ करते थे। जी थे ही। जी। तो उनके बारे में वो बतलाते थे कि मेरे पिताजी भी काफी सुंदर थे, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि वो बहुत खूबसूरत थे और काफी वो लंबे चौड़े और उनकी पर्सनालिटी भी थी। हमने तो देखा है उनको एकदम आमने सामने से, हमने अगल बगल में बैठ करके देखा है हमने उनको। कल मैं एक असल में दिनकर का राष्ट्रवाद मैथिली शरण गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी जैसे राष्ट्रवाद कवियों की तरह गांधीवाद मर्यादा से नहीं बंधा है। दिनकर कांग्रेस में गांधी और नेहरू के अनुयायी भी थे, लेकिन उन्हें पार्टी की गर्म धारा बहुत प्रिय थी। आप क्या कहेंगे इसे? देखिए, इस संबंध में उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से ही लोहिया का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि तब भी गुरु की कृपा मित्र अब भी अनेक छाए हैं, बड़ी बात तो यह कि लोहिया संसद में आए हैं। फिर उन्होंने लिखा, इसी में आगे लिखा है कि मुझे पूछते हैं दिनकर जो कविता में लिखते हो वह है सत्य या कि वह जो तुम संसद में दिखते हो। माने कविता तो तुम बहुत तूफानी लिखते हो, ओजपूर्ण लिखते हो, क्रांतिकारी लिखते हो, लेकिन संसद में तुम कांग्रेस के साथ हो। तो यह तो विरोधाभास है, क्योंकि राम मनोहर लोहिया तो समाजवादी थे ही और हरदम कांग्रेस के विरोध में थे। तो इन्होंने कहा कि मैं कहता हूं मित्र, सत्य का मैं भी अन्वेषी हूं, सोशलिस्ट ही हूं, लेकिन कुछ अधिक जरा देसी हूं। दिनकर ने कहा कि ठीक है,
मैं भी सोशलिस्ट ही हूँ, समाजवादी ही हूँ। और सच पूछिए तो जितने भी साहित्यकार होते हैं सभी समाजवादी होते हैं। मैंने बताया कि तुलसीदास ने लिखा है, तुलसीदास ने भी लिखा है कि बरसत हरसत लोग सब करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम होय। मतलब यह है कि जब वर्षा होती है तब सब कोई प्रसन्न होता है। इसलिए प्रसन्न होता है कि जहां जरूरत है वहां पर जल वर्षा। लेकिन कैसे वर्षा होती है, किस तरह से सूरज पानी जलाशय से सोखता है और फिर जहां जरूरत है वहां बरसाता है, यह कोई नहीं देखता है। और ऐसा तब होता है जब तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम होय। जब सूरज की तरह राजा तभी होता है जब प्रजा का सौभाग्य उदित होता है। यह इससे बढ़कर समाजवाद और क्या हो सकता है, इससे बढ़कर समाजवाद तो हो नहीं सकता। फिर उन्होंने आप पता होगा कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में जब राज्यसभा बैठी हुई है तो उन्होंने कहा है कि जौ अनेक कुछ भाखों भाई तो बरदहु मोहि भय बिसराई। अब राम तो इतने बड़े साम्राज्य के सम्राट थे और उन्होंने कहा कि फिर भी राज्यसभा में मैं तुम लोगों को एकदम स्वतंत्रता देता हूं कि मैं अगर कुछ कह रहा हूं और उसमें तुमको अनीक हो, जो नीक है, नीक शब्द है माने सही है, अनीक माने गलत है, जो अनीक कछु भाखों भाई, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बर जाऊ मोहि भय बिसरा, तो मुझे बरस देना, मुझे मना कर देना कि नहीं यह सही नहीं है। तो यह तुलसीदास और तुलसीदास के राम की भावना थी। इससे बढ़कर समाजवाद और क्या हो सकता है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, मैं अब अंत में जानना चाहूंगी कि आपकी रचनाओं में किस रस की प्रधानता है। यह तो मैंने वीर रस की भी कविताएं लिखी है, स्वतंत्रता ये पर भी लिखा है, सब चीज पर लिखा है, सब चीज पर मैं लिखता हूँ। लेकिन मुख्य रूप से मेरी कविताएं आत्मपरक ही हैं, आत्मपरक ही हैं। देखते हैं अगर मेरी कोई कविता की पुस्तक तो मैं सुनाता हूँ आपको कुछ। एक मिनट देख रहा हूँ अगर है यहाँ पर तो मैं एक मिनट में आता हूँ। अरे किताब हुई एक मेरी कविता है, हस्ताक्षर हम कर जाए। एक पत्र हम सब लिख कर जाएं भावी पीढ़ी के नाम, सबसे पहले सबसे ऊपर भरत भूमि को लिखें प्रणाम। बलिवेदी पर जिन पुरखों ने अपना खून बहाया है, सींच पसीने से जिन पुरखों ने यह बाग लगाया है, मिला मिला विरासत में जो हमको, हम उस पर अभिमान करें, लहरा रहा तिरंगा नभ में हम उसका सम्मान करें। हंसकर जान गंवा देना तुम पर भी इसकी शान रहे, रहे गगन में लहराता यह जब तक सूरज चांद रहे। भूल न जाए आने वाली पीढ़ी को यह याद रहे, जो भी मूल्य चुकाना हो पर यह उपवन आबाद रहे। जिस माटी पर खड़े हुए सब जो पानी पीते आए, जिससे जीवन पोषण पाकर
हम साहस जीते आए, बार बार गिर खाकर चोट संभलना सीखा है जिस पर, लोट धूल में पांव पियादे चलना सीखा है जिस पर, मातृभूमि के ऋण हम पर इतने हम चुका न पाएंगे, यह मांगे तो हम सब हंस अपने शीश कटाएंगे, यही भाव हम भावी पीढ़ी के कण कण में भर जाएं और पत्र पर लाल रुधिर से हस्ताक्षर हम कर जाएं। इसके बाद एक और मेरी कविता है, लहराता यह रहे तिरंगा, राष्ट्र प्रेम पर है, जिसके लिए हमारे पुरखों ने अपने बलिदान दिए, लहराता यह रहे तिरंगा आसमान में शान लिए। यह धरती अपनी है, इसका कण कण हमको प्यारा है, माटी के लाडले सुतों ने मिलकर इसे संवारा है, हम इस पर बलि बलि जाते हैं, प्राणों में मान लिए, लहराता यह रहे तिरंगा आसमान में शान लिए। पिला वक्ष का पै जिस धरती माँ ने हम सबको पाला, इस जन्मभूमि का ऋण न कभी कमने वाला, इसका भाल रहे ऊंचा, हम चले यही अरमान लिए, लहराता यह रहे तिरंगा आसमान में शान लिए। शांत न होंगे, क्लांत न होंगे, पथ में ठहर न जाएंगे, विरमेंगे क्यों भला, लक्ष्य तक जब तक पहुंच न पाएंगे, राम बाण यह चुकेगा क्यों बिना लक्ष्य संधान किए, लहराता यह रहे तिरंगा आसमान में शान लिए। अहरह अनलस गति अपने पांवों में भरते जाएंगे, सतत प्रगति पथ पर उत्तुंग शिखर पर चढ़ते जाएंगे, है कुटुंब यह वसुधा सारी, पुर में इसका ध्यान रहे, लहराता यह रहे तिरंगा आसमान में शान लिए। निर्भय रह हम सिंह सावक से बाह मिलाकर खेल चुके, सिरते झंझाओं में अविरल तूफानों को झेल चुके, वीरों के वंशज हैं हम सब, हमें उर्मे यह अभिमान रहे, उर्मे यह अभिमान लिए, लहराता यह रहे तिरंगा आसमान में शान लिए। वाल्मीकि तुलसी कबीर की, कवि रविंद्र की स्वर लहरी, पुरुषोत्तम की मर्यादा पर है अपनी श्रद्धा गहरी, गाते रहें तराने नित नव, नव जीवन की तान लिए, लहराता यह रहे तिरंगा आसमान में शान लिए। है संकल्प हमारा सबसे उन्नत भारत देश रहे, अमल धवल परिवेश रहे, फिर से बने उस मुस्कान लिए, लहराता या रहे तिरंगा आसमान में शान लिए। गौरवमयी हमारी संस्कृति हमको अतिशय प्यारी है, पग धोता है सागर हिमगिल करता पहरेदारी है, आजादी का अमृत महोत्सव आया स्वर्ण विहान लिए, लहराता या रहे तिरंगा आसमान में शान लिए। फिर इसका अंतिम है, हम जाएंगे शैल शिखर पर, चरण हमारे निर्लस हैं, वर्ण और मत भले भिन्न पर संस्कृति अपनी समरस है, नवजुग आए भरत भूमि के लिए नवोत्थान लिए, लहराता यह रहे तिरंगा आसमान में शान लिए। एक और कविता मैं आपको सुना देता हूँ। अब भी कितना कुछ है चला गया, पर अब भी कितना शेष बचा है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि अब तो कुछ है ही नहीं जीवन में, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। सब कुछ चले जाने के बाद भी बहुत कुछ बचा रहता है। नहीं ता निकला वन्य नयन में, हुआ नेह भी दूर हृदय से, कल क्या लेकर आने वाला, कंपित प्राण अनागत भय से, नभ पर था जो चित्र उकेरा, अहरह जिसे मिटाना चाहा, किंचित धुंधलाया अवश्य पर भीतर में वह रसा बसा है, कितना कुछ है चला गया, पर अब भी कितना शेष बचा है। मेघ बरसते हरा सरसती, सावन किंतु न किंचित भाता, मन मयूर अब नहीं नाचता, जाने क्या हो गया विधाता, जगी सुख बुगी नहीं सुरों में, और न प्यारे सपने आते, तत्क्षण मिट जाता है नभ पर अब भी मनहर, जब भी मनहर चित्त सजा है, कितना कुछ है चला गया, पर अब भी कितना शेष बचा है। पग पग थी सहलाती रहती, वह सुषमा हो गई तिरोहित, जिनसे जन्मों का अपनापन, वे सब भी हो गए अपरिचित, वे गगनचारी वे चुरगुन, जिनसे थे सुख दुख बतियाते, तब भी दिखा क्षितिज के पट पर सुरधन सा कुछ बचा हुआ है, कितना कुछ है चला गया, पर अभी कितना शेष बचा है। जहां लगी थी पुष्प वाटिका, वह अंचल वीरान हो गया, जनारण्य का कोलाहल था जहां वहां सुनसान हो गया, भटक रहे जो पथिक त्रिशाकुल, क्या उनको यह पता नहीं है, पत्थर की छाती के भीतर शुभ्र सलिल सोता बहता है, कितना कुछ है चला गया, पर अब भी कितना शेष बचा है। तात्पर्य यह है कि सब कुछ बीत जाने के बाद भी आशा
बनी रहती है। और बनी रहती सचमुच यह धरती बहुत ही सामर्थ्यवती है, इसमें बहुत अधिक सामर्थ्य है। ऐसा नहीं है कि धरती में कुछ नहीं है। आपको चाहिए, आप उसको उकेरिए, आएगा आपके सामने। बहुत संवेदनापूर्ण आपकी सारी रचनाएं, 2 रचनाएं मैंने सुनी। जी और एक प्रभु नारायण जी पूछ रहे हैं कि आपकी ये किस रचना से है श्रीमान जी? जी, किस पुस्तक से? ये ये रचना किस चलते पुस्तक? जी यह रचना चलते चलते है, कविता संग्रह है मेरी, जी। इसमें है। जी जी। अच्छा। दर्शक जुड़े हुए हैं और अमरीश भैया लगातार आपके लिए कुछ न कुछ लिख ही रहे हैं। मैं हाँ ना, आपके ठीक शब्द है। संयोजन का कायल रहा हूँ। ठीक है। असल में जी, है कि गुड्डू मेरे प्लीज। पास अभी दिनकर पर बहुत ज्यादा तैयारी करने का समय नहीं था, जी, लेकिन जो भी हमको सहज एक्सटेम्पोर आता गया, मैं बहुत बोलता गया। बहुत मतलब गुड़ बातें आपने सारी बतलाई, और खास करके बाल कवि बैरागी जी की रचना आपने सुनाई, जी वो जी सच जी में जी बहुत मार्मिक रचना थी। जी जी और जी जी, आपकी वह तो अभूतपूर्व रचना थी। मैं तो जी जी मैंने कहा, बहुत अपने लड़के को यही कहा कि लगता है कि यह रचना उन्होंने ट्रांस की स्थिति में, सहज भाव में ऐसी रचना हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती, सही बात नहीं हो है। सकती। बस की स्थिति में बिल्कुल वह बिल्कुल। आविष्टा अवस्था और में भी वैसी रचना हो सकती है। आपकी भी रचना बहुत अनुपम रही। और आपने नहीं नहीं अ, सब। समय दिया आगे सर मंच को, उसके जी लिए जी जी, आपकी आपका बहुत बहुत आभार। बहुत और हम बहुत लोग धन्यवाद फिर आप लोगों को भी, आप हम सब लोगों को मेरी तरफ जी से नमन और जी सबको आभार कह दीजिएगा। ठीक जी है। प्रणाम। शिवरात्रि। ठीक है।